बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के हवाले से सबसे पहले मैं आपको जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल मार्क्स कितने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के अंदर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये थोड़ा सा समझ लें। आपके टोटल मार्क्स 85 होंगे। इसमें जो 15 नंबर हैं वो प्रैक्टिकल के हैं। 15 नंबर फर्स्ट ईयर, 15 नंबर जो है वो सेकंड ईयर, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद। अब ये जो 85 हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, इसकी जो डिवीजन है मार्क्स की वो किस तरह से है, यहाँ पे लिख दिया है। पहला जो क्वेश्चन होगा आपको मिलेगा वो होगा MCQs का। ऑब्जेक्टिव होगी 17 नंबर की, हर एक ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर होगा, यानी टोटल नंबर हो गया आपके 17 MCQs के। इसमें कोई चॉइस नहीं होती। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। इसके अंदर 12 होंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं 8। 12 में से 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 8 × 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इसमें भी 12 में से 8 आपको हल करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। तो ये भी 8 × 2 कितने हो गए? 16 नंबर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का, यानी 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है, जिसको आप सेक्शन भी कह सकते हैं, जिसको आप पार्ट्स भी कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। चौथा जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला हिस्सा होगा या क्वेश्चन होगा उसमें दिए होंगे 9 और आपको अटेम्प्ट करने हैं 6। तो 6 × 2 कितने हो गए? 12। तो 16 + 16 + 12 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपके 44 मार्क्स के होंगे, 44 नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के होंगे। इसमें आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? सिर्फ 3। 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। जैसे पहला सवाल है, कौन कौन से चैप्टर में आएगा वो आपको जब पेपर सेट हो जाता है, जब पेपर बनता है, फिर आपको बता दिया जाता है कि भाई कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है। फिलहाल हम कॉम्बिनेशन नहीं बता सकते क्योंकि हो सकता है कि कॉम्बिनेशन जो है जो अभी मैं बताऊं बाद में चेंज हो जाए, तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बता रहा। बस इतना याद रखें, जो क्वेश्चन नंबर 5 वो 5 + 3 लिखा हुआ है मैंने, यानी हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा 5 नंबर का होगा, ये थ्योरी होगी, सवाल वाला होगा, और दूसरा जो है वो न्यूमेरिकल होगा 3 नंबर का। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 8। इसी तरह ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है 8 नंबर के, लेकिन आपको कितने करने हैं? 3। तो ये कितने हो गए फिर? 8 × 3 24। अब आप जमा करके देखें, 17, 44 और 24, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 85। तो ये है भी आपके एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर आएगा उसके अंदर मार्क्स की जो डिवीजन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। चैप्टर नंबर 1 नाम है मेजरमेंट्स। 9th क्लास में जो पहला आपका चैप्टर था वो यही था, मेजरमेंट्स यानी पैमाइशें। तो ज़रा थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि पहला चैप्टर मेजरमेंट्स के हवाले से क्यों है, इसका क्या मकसद होगा। देखिए भाई, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल साइंस है, तो इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, जाहिर है उसमें कैलकुलेशंस भी होंगी। तो उन कैलकुलेशंस को करते हुए किन असूलों को मद्देनजर रखा जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है पैमाइशें करते हुए, ये चीजें हम इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। या कौन कौन सी क्वांटिटीज की मेजरमेंट की जाती है, उनकी टाइप्स क्या हैं, ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा साइंस क्या है। साइंस, सबसे पहले डेफिनेशन साइंस। आपने शायद पहले भी डेफिनेशन पढ़ी हो, सुनी हो साइंस की, कि साइंस एक इल्म को कहा जाता है, नॉलेज को कहा जाता है। कौन सा नॉलेज? ऐसा नॉलेज, ऐसा इल्म जिसकी मदद से हम चीजों की सच्चाई को तलाश करते हैं, यानी हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज अगर हमारे सामने हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसकी हकीकत क्या होगी। इस इल्म को कहा जाता है साइंस। मसलन अगर आप कभी ये सोचें कि भाई दिन हुआ, रात हुई, इसकी वजह क्या होगी, अगर हम इसकी वजह को जानने की कोशिश करेंगे, जिस इल्म के तहत जानने की कोशिश करेंगे, उस इल्म को क्या कहा जाएगा? साइंस। तो साइंस को हम डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं मैं, साइंस is the
knowledge. To know truth about things. एक डेफिनेशन ये हो गई। एक और भी डेफिनेशन यहां पे मैं सिंपल लिख देता हूं। साइंस इज द knowledge of logical reasoning यानी एक ही मतलब बन रहा है कि जो चीजें आपके सामने आती हैं, कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, उसकी हकीकत को जानने के लिए जिस इल्म का आप इस्तेमाल करेंगे उस इल्म को क्या कहा जाएगा? साइंस कहा जाएगा। अब शुरू में ये जो इल्म है यानी चीजों की हकीकत, सच्चाई को जानना, ये इल्म इतना ज्यादा वसी नहीं था, तो इस इल्म की एक ब्रांच, एक डिसिप्लिन बनाया गया। उस डिसिप्लिन को नाम दिया गया नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी। अगर आपसे पूछ लिया जाए विच वन ऑफ देम इज द सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस, यानी साइंस का एक डिसिप्लिन, पहला डिसिप्लिन जो है या ब्रांच कौन सी है, तो याद रखिए नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी को हम डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं नेचुरल फिलॉसफी की, द स्टडी ऑफ नेचर एंड फिजिकल यूनिवर्स is called natural philosophy। यहां पे मैंने डेफिनेशन में लिखा कि नेचुरल फिलॉसफी, ये तो बता दिया है, डिसिप्लिन है साइंस का, जिसमें करना क्या है, आपने मुतालिया करना है, स्टडी करना है। भाई किन चीजों का मुतालिया करना है? नेचर का, नेचुरल फिनोमिना का, यानी जो कुदरती अवामिल होते हैं उनका मुतालिया किया जाता था, और इसके अलावा जो फिजिकल यूनिवर्स है, फिजिकल यूनिवर्स से हम यहां पे क्या मुराद लेंगे? हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती हो इस कायनात के अंदर, हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती हो, जो मौजूद हो, उसका मुतालिया भी क्या कहलाएगा, किसमें आ जाएगा? नेचुरल फिलॉसफी में। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि भाई शुरू में, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान के अंदर एक काबिलियत है सोचने की, तो अब इंसान शुरू में जो अपने इर्द गिर्द कुदरती या नेचुरल फिनोमिना होते थे उनको जानने की कोशिश करता था। तो इसीलिए हम उस सारे स्टडी को, मुताले को किस में ले आए? एक ही डिसिप्लिन जिसको नाम दिया गया नेचुरल फिलॉसफी। आगे बढ़ते हैं। जब नेचुरल फिलॉसफी यानी ये सारा मुतालिया, ये नेचुरल फिलॉसफी के अंदर सारी फील्ड्स आ जाती थी, जो आजकल आप फील्ड्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये सारी साइंस की ब्रांचेस हैं। तो ये सारी पहले एक ही डिसिप्लिन में आ रही थी, लेकिन जब इसका इल्म वसी होना शुरू हुआ, जरूरत पड़ी कि भाई इसके फिर मजीद डिसिप्लिन्स या कैटेगरीज या ब्रांचेस बना दी जाए। तो याद रखें नेचुरल फिलॉसफी इस फील्ड की जो मजीद डिसिप्लिन बने वो दो थे। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। एक का नाम है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी फील्ड या डिसिप्लिन फिजिकल साइंस। अब देखिए एक चेन बनती जा रही है। बात स्टार्ट हुई साइंस से, साइंस का एक सिंगल डिसिप्लिन बना नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी का जब इल्म बढ़ा तो फिर उसकी डिवीजन कर दी गई दो डिसिप्लिन्स में, एक है बायोलॉजिकल साइंस और एक है फिजिकल साइंस।
तो आइए देखते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम किन चीजों का मुताला करेंगे। जाहिर है एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है हम पे कि भी आप इस फील्ड में अगर जाना है तो स्टडी करना है तो आप बायोलॉजिकल में जाएंगे, और अगर इन चीजों को आपने स्टडी करना है तो फिजिकल। आइए देखते हैं वो चीजें क्या है जिसके लिए हमें बायोलॉजिकल या फिजिकल साइंस में जाना होगा। तो आइए डेफिनेशन करते हैं बायोलॉजिकल साइंस की। बायोलॉजिकल साइंस क्या है? The study of living bodies या living organism. The study of living bodies is called biological science. यानी अगर आपने जानदार अशिया, जिसमें पौधे भी आ जाएंगे जानवर भी आ जाएंगे, अगर आपने जानदार अशिया का मुतालिया करना है तो उसके लिए आपको नेचुरल फिलॉसफी के कौन से डिसिप्लिन में जाना होगा? बायोलॉजिकल साइंस में। लेकिन ये इल्म भी महदूद नहीं था। जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो जरूरत पड़ी कि भी बायोलॉजिकल साइंस के मजीद डिसिप्लिन बना दिए जाए। मसलन आप पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आप पढ़ते हैं बॉटनी, जिसमें आप प्लांट्स यानी पौधों का मुतालिया करते हैं। आप बायोलॉजिकल साइंस के अंदर एक ब्रांच पढ़ते हैं जिसका नाम है ज़ूलॉजी, यानी जानवरों का मुतालिया किया जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, डिसिप्लिन हो सकते हैं किसके? बायोलॉजिकल साइंस के। फिजिकल साइंस को कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें तो हमने कहा कि लिविंग बॉडीज जो होंगी, जो जानदार अशिया होंगी, जानदार अजसाम होंगे, वो हम बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जाकर स्टडी करेंगे। अब फिजिकल साइंस में क्या होगा? आइडिया आपको हो गया होगा, और वैसे भी पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि फिजिकल साइंस के अंदर लिविंग नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? नॉन लिविंग। जानदार बायोलॉजिकल में, और जो गैर जानदार हैं वो किस में जाएंगे? आप फिजिकल साइंस में। तो डेफिनेशन बनेगी फिजिकल साइंस की, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या बॉडीज। द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। अब जो गैर जानदार अशिया हैं वो भी तो महदूद नहीं है, उनका इल्म, उनका मुतालिया भी महदूद नहीं है। जब ये वसी होना शुरू हुआ तो जरूरत पड़ी कि भाई फिजिकल साइंसेस के मजीद डिसिप्लिन यानी ब्रांचेस बना दी जाए। तो फिजिकल साइंस के अंदर आ जाती है हमारा सब्जेक्ट जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे किस में आ जाती हैं? फिजिकल साइंस के अंदर। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए जाहिर है हम कहाँ आ जाएंगे? फिजिक्स पे। हम बायोलॉजी पे उसको हमने वहाँ पे रोक दिया कि किसकी जो है बायोलॉजिकल साइंस के अंदर कौन कौन से डिसिप्लिन आ जाते हैं, फिजिकल साइंस के अंदर कौन कौन से डिसिप्लिन आ जाते हैं, वो तो बता दिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स, चलें इसको डिफाइन करते हैं फिजिक्स को, कि फिजिक्स इतना तो पता है कि फिजिक्स फिजिकल साइंस की ब्रांच है, फिजिकल नेचुरल फिलॉसफी की, नेचुरल फिलॉसफी साइंस की। इनडायरेक्टली फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस की ब्रांच है। तो करना क्या है इसमें? याद रखें फिजिक्स के अंदर, इस फील्ड के अंदर, साइंस की इस फील्ड के अंदर तीन चीजों का मुतालिया करना है। तीन चीजें मैं नाम बता रहा हूं, तीन चीजों का मुतालिया करना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? मैटर यानी मादा, नंबर 2 एनर्जी, और नंबर 3 ये जो मैटर और एनर्जी है इनके दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप, कि मादा और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है, इसका भी मुतालिया करेंगे फिजिक्स के अंदर। तो तीन चीजें होगी, मैटर, एनर्जी
एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ये क्या कहलाएगी? फिजिक्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ जी, तीन नाम बताए, तीन चीजें, मैटर, कॉमा, एनर्जी एंड देयर, देयर यानी इनका, इनका किनका? मैटर और एनर्जी का, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप is called physics। ये है अभी फिजिक्स की डेफिनेशन। याद रखने के लिए एक पॉइंट याद रखें कि भी तीन चीजों का मुतालिया करना है, मैटर, एनर्जी और इनके दरमियान ताल्लुक, तो डेफिनेशन बन जाएगी फिजिक्स की। अब बज़ाहिर तो लग रहा है कि फिजिक्स में तीन चीजों का मुतालिया करना है, वो तीन चीजें तो बड़ी जल्दी से हम मुतालिया कर सकते हैं, बहुत कम है, यानी ये जो फील्ड है साइंस की ये महदूद है, इतनी वसी नहीं है। लेकिन मैटर के अंदर अगर हम देखें, मैटर की अपनी चार स्टेट्स हैं, चार हालतें हैं, उसमें सॉलिड हैं, फिर सॉलिड की किस्में होती हैं बहुत सारी, इसी तरह उसके अंदर लिक्विड आ जाते हैं, लिक्विड की बहुत सारी किस्में हैं, उसके अंदर गैस आ जाती है, गैसेस की बहुत सारी किस्में हैं, उसमें फिर प्लाज्मा आ जाता है। तो खाली अगर मैटर भी देखें उसकी मजीद चार हालतें हैं, फिर हर हालत के अंदर पता नहीं कितना इल्म पड़ा होगा। तो इसीलिए बज़ाहिर अगर आपको लग रहा है कि यह महदूद है तो ऐसा हरगिज नहीं है। फिजिक्स का इल्म, ये जो इल्म है ये बहुत ज्यादा वसी है। अगर इतना वसी है तो फिर जरूरत पड़ी कि फिजिक्स के भी मजीद डिसिप्लिन बना दिए जाए, यानी ब्रांचेस बना दी जाए। आपने 9th क्लास के अंदर काफी सारी ब्रांचेस पढ़ी हैं, मैं चंद एक अगर आपको याद दिलाऊं, आपने एक पढ़ी होगी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपने की होगी कि अजसाम की हरकत का मुतालिया, यानी अगर कोई जिस्म है मोशन कर रहा है, उसका मुतालिया के लिए एक अलहदा एक फील्ड है, एक ब्रांच है, जिसका नाम रख दिया गया मैकेनिक्स। इसी तरह आपने लाइट पढ़ा, आपने साउंड एक ब्रांच पढ़ी फिजिक्स की, आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी एक ब्रांच पढ़ी, यानी बहुत सारे न्यूक्लियर फिजिक्स, जियो फिजिक्स, ये सारी ब्रांचेस, एस्ट्रोफिजिक्स, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं। एक दफ़ा आप जाके वहाँ पे उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको वो ब्रांचेस बताने जा रहा हूँ। वैसे साइड पे जब आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे, साइड पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। तो डेफिनेशन किन की लिखी हुई है जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई है, मैं सिर्फ वही आपको बताने लगा हूँ। वो कौन कौन सी है ब्रांचेस जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं, उसमें जो अभी बताने जा रहा हूँ, दो तो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, दो आपके लिए न्यू होंगी, उनकी तारीख में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ बन के आ सकता है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं ब्रांचेस पे दोबारा जाऊंगा। तो वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। यहां फंडामेंटल साइंस से मुराद हम फिजिक्स को लेंगे, यानी फिजिक्स के जो बुनियादी फ्रंटियर्स क्या होते हैं, इसके मीनिंग है बाउंड्रीज, यानी इहाते। तो हमने ये देखना है कि जो फंडामेंटल साइंस, यानी यहां पे फिजिक्स की बात हो रही है, फिजिक्स की जो बाउंड्रीज बनाई गई हैं, कितनी बनाई गई हैं, ये आ सकता है MCQ। फिर उसके बाद कौन कौन सी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जो मैं अभी डिटेल में आपको बताने लगा हूं। तो पहला जवाब सुनिए, कितनी वाला, कितनी बाउंड्रीज यानी कितने फ्रंटियर्स हो सकते हैं फंडामेंटल साइंस के। तो आंसर इज 3। देयर आर
three frontiers of fundamental sciences. There are three frontiers of fundamental sciences. उनके नाम सुनिए कौन कौन से। हाँ जी, नंबर 1, ये पहली बाउंड्री यानी फ्रंटियर बताने जा रहा हूं। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, world of extremely large, this is the first frontier of fundamental science physics. Number 2, world of extremely small, और नंबर 3, तीसरा और आखिरी फ्रंटियर वो है वर्ल्ड ऑफ कंप्लेक्स मैटर, या इसका दूसरा नाम है मिडल साइज्ड वर्ल्ड। तो ये है भी 3 नाम याद रखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए तादाद याद रखनी है, तादाद 3 है, और नाम वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल और वर्ल्ड ऑफ कंप्लेक्स मैटर, जिसको मिडल साइज्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है। यानी ये बाउंड्रीज बना दी गई हैं। बहुत बड़ी दुनिया, बहुत छोटी दुनिया, दरमियाने दर्जे की दुनिया, ये बाउंड्रीज बना दी गई। आइए जरा देखते हैं इनको मजीद समझने के लिए एग्जांपल देके वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज से मुराद क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ जाएंगे जिनका हम मुतालिया करेंगे या स्टडी करेंगे। तो उसकी एग्जांपल आपने यूं याद रखनी है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स विद साइज ग्रेटर देन साइज ऑफ अर्थ, यानी जमीन से बड़े जितने अजसाम हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज में। मसलन सन, यूनिवर्स बाजात खुद, यानी यूनिवर्स किस में आ जाएगी, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। इन सिंपल मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज जमीन से ज्यादा हो वो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज में आ जाएंगे। उसके बाद है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। इसकी क्या कंडीशन बनेगी, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज मॉलिक्यूल के साइज से छोटा हो। ऑल ऑब्जेक्ट्स विद साइज स्मॉलर देन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज से छोटे ऑब्जेक्ट, मसलन एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल से छोटे हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल में आ जाएंगे। मिडिल साइज वर्ल्ड, इसमें क्या कंडीशन बनेगी, कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे, तो उसका जवाब है ऑल ऑब्जेक्ट विद साइज्ड फ्रॉम साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल टू साइज ऑफ अर्थ। मॉलिक्यूल के साइज से लेकर जमीन के साइज तक, यानी उसमें मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, उसमें जमीन भी आ जाएगी, और दरमियान में जितने भी हैं इस दरमियान साइज के, वो सारे किस में आ जाएंगे, मिडल साइज्ड वर्ल्ड के अंदर आ जाएंगे। यानी इवन के अगर हम चेयर को देखें या अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें देखें, इनका मॉलिक्यूल के साइज से साइज बड़ा, ज़मीन के साइज से छोटा, ये सारे किस में आ जाएंगे, मिडल साइज या कम्प्लेक्स मैटर के अंदर आ जाएंगे। तो ये 3 बाउंड्रीज आपको याद रखनी है। मैं दोबारा आ रहा हूँ, फिजिक्स पे हम पहुँचे थे, फिर दरमियान में बात शुरू हो गई कि फिजिक्स या फंडामेंटल साइंस की बाउंड्रीज कितनी हैं, नाम बताया हमने और उसमें एग्जाम्पल्स दी। ये एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑल ऑब्जेक्ट्स विद साइज फ्रॉम साइज ऑफ मॉलिक्यूल टू
साइज ऑफ अर्थ। ठीक है, ये एग्जांपल में। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं फिजिक्स की ब्रांचेस पे, फिजिक्स के मजीद डिसिप्लिन्स पे। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की शाखें। हाँ जी, तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 4 डेफिनेशंस बताई गई हैं, प्योर ब्रांचेस हैं, वो प्योर फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। तो उसमें नंबर 1 पे है न्यूक्लियर फिजिक्स। पहली ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपने 9th में पढ़ी हुई है। यहां हम दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि जब आप रीडिंग करेंगे इसकी तारीफ लिखी हुई है, तो ये ज़रूरी है इसको आप दोबारा याद कर लें, क्योंकि यही फिर शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू के तौर पे आ सकती है। न्यूक्लियर फिजिक्स, मैं अक्सर यही कहता हूं कि जो हेडिंग दी होती है उसको थोड़ा सा समझ लिया करें, क्योंकि हेडिंग आपको कुछ ना कुछ बता रही होती है, वहां से कुछ ना कुछ समझ आ जाती है कि इसके अंदर हमने क्या करना होता है। मसलन यहां पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर लफ्ज कहां से लिया होगा आप खुद सोचें, न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एटम का न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फिजिक्स डिफाइन करने के लिए आप जरा खुद देखें, लफ्ज लिखा हुआ है न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर कहां से लिया गया? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस कौन सा? न्यूक्लियस जो एटम के अंदर होता है, पढ़ा होगा आपने, दिस इज द सेंट्रल पार्ट, मरकजी हिस्सा है एटम का, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो भाई इस ब्रांच के अंदर हम उस न्यूक्लियस का मुतालिया करेंगे, उस न्यूक्लियस की खसूसियात का मुतालिया करेंगे, या उस न्यूक्लियस की बनावट, स्ट्रक्चर का मुतालिया करेंगे जो किसके अंदर होता है? एटम के अंदर। तो भाई इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनी? द स्टडी ऑफ, हाँ जी क्या बनी? द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा? विद इन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ भी, जो दूसरी ब्रांच आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई है उसका नाम है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स ये आपने पहले नहीं पढ़ी हुई 9th क्लास में, ये आपके लिए न्यू होगी। आइए देखते हैं पार्टिकल फिजिक्स में क्या करना है। फिर से वही देखें, नाम लिखा हुआ है पार्टिकल, ज़रात। पार्टिकल फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि कौन से पार्टिकल। ये समझा जाता था कि जो एटम है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज इनडिविजिबल, कि मादे का छोटे से छोटा जरा जो है वो एटम है, और एटम को तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं जी, 20वीं सदी में ये पता चला कि नहीं, एटम तो मजीद 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन है, उसमें प्रोटॉन है, उसमें न्यूट्रॉन भी हैं। फिर ये सोचा गया कि ये फिर इनडिविजिबल है, यानी ये तकसीम नहीं हो सकते, ना इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन, ना न्यूट्रॉन। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन अभी तक ये पता चला है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये तकसीम नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन मजीद छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिनको क्वार्क्स कहा जाता है, यानी ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं। इसी तरह न्यूट्रॉन भी मजीद छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो फिर तहकीक ये हुई कि एटम से छोटे ज़रात भी मौजूद हैं, तो इन ज़रात का मुतालिया क्या कहलाएगा? पार्टिकल फिजिक्स। तो इसकी तारीफ हम यूं बनाएंगे, द स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स, द स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स। कौन से? अल्टीमेट पार्टिकल्स, बाय विच, जिनसे, यानी वो पार्टिकल जिनसे अ मैटर इज
इज कॉल्ड, यहां पे आपने लिखना है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स बाय विच मैटर इज कंपोज्ड इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। यानी वो पार्टिकल, वो आखिरी पार्टिकल जिससे मादा बना हुआ है, मैटर बना हुआ है, या जिनसे मिलके मैटर बना हुआ है, उनकी खसूसियात का मुतालिया क्या कहलाएगा? पार्टिकल फिजिक्स कहलाएगा। तीसरी जो ब्रांच है वो है रिलेटिविस्टिक्स। रिलेटिविस्टिक्स रिलेटिविस्टिक्स क्या है? एक ब्रांच आपने पढ़ी 9th में मैकेनिक्स, तारीफ की स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये है रिलेटिविस्टिक्स। इसमें भी मोशन को स्टडी करना है ऑब्जेक्ट की, लेकिन उससे पहले लिखा हुआ रिलेटिव, जिसमें रिलेट किया गया हो मोशन को। अब इसकी कहानी क्या है, ये ब्रांच भी आपने पहले नहीं पढ़ी हुई। वो कुछ इस तरह से है कि 20वीं सदी से पहले यह सोचा गया कि ऐसा कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो या कंपेरेबल हो। ऐसे पार्टिकल मौजूद हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत 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 कम है। इवन के जमीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, उसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसका मतलब ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, यानी उसके करीब करीब भी हो। ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है, ये सोचा गया। लेकिन बाद में ऐसे पार्टिकल डिस्कवर हुए, दरियाफ्त हुए, जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल थी। तो भाई इन पार्टिकल के लिए तो हम फिजिक्स के लॉज फिर नहीं लगा सकते, ये डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे हम, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि जो लॉज मोशन के लिए पढ़े हैं, मसलन न्यूटन के कवानीन पढ़े हैं मोशन के, तो उन कवानीन को सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पे लगा सकते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट रोशनी की स्पीड से बहुत बहुत कम है। पता है रोशनी की स्पीड कितना होती है? रोशनी की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी ये बनती है 310 की ताकत 6 मीटर पर सेकेंड। इसको मिलियन कहा जाता है। 300 मिलियन, मिलियन पता है ना 10 लाख को कहा जाता है, तो 10 लाख ज़रब 300, इतनी बनती है स्पीड किसकी? स्पीड ऑफ लाइट की। तो अब इतनी स्पीड के साथ तो कोई पार्टिकल नहीं मूव कर सकता, ये सोचा गया। लेकिन जब डिस्कवर हुए तो उसके ऊपर फिर वो फिजिक्स के जो कवानीन ऑलरेडी बन चुके थे, उसे क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। फिर ज़रूरत पड़ी कि अलहदा एक ब्रांच बनाई जाए जो उन पार्टिकल्स को स्टडी करे जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोचेबल है, करीब करीब है। तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे क्या? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स? हुज स्पीड, जिनकी स्पीड अप्रोचेज, अप्रोच का मतलब करीब करीब, टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी उन अजसाम का मुतालिया जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोचेबल हो, उसके करीब करीब हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मोशन का मुतालिया क्या कहलाएगा? रिलेटिविस्टिक्स। उसके बाद अभी चौथे नंबर पे जो चौथी ब्रांच है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स अब ये कौन सी ब्रांच होगी? नाम से वाज़ेह हो रहा है, सॉलिड स्टेट यानी ठोस हालत फिजिक्स।
तो इसका मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड फॉर्म, किसकी, मैटर की, मादे की कौन सी हालत, ठोस हालत की खसूसियात, बनावट का मुतालिया करेंगे, तो ये क्या कहलाएगी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो डेफिनेशन बनेगी द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फॉर्म, किसकी भाई, ऑफ मैटर, इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये था भी आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। एक दफ़ा फिर से सुने कि आज हमने क्या कुछ पढ़ा और नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया साइंस की तारीफ से, फिर साइंस का एक डिसिप्लिन नेचुरल फ़िलासफ़ी, नेचुरल फ़िलासफ़ी के मज़ीद दो डिसिप्लिन बायोलॉजिकल साइंस, फ़िज़िकल साइंस, बायोलॉजिकल के मज़ीद डिसिप्लिन बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह वगैरह, फ़िज़िकल साइंस के भी मज़ीद डिसिप्लिन फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह, ये हो गए। तो हमने फिर आगे बात बढ़ाई फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है, तीन चीज़ों का मुतालिया मैंने बताया आपको, मैटर, एनर्जी, देयर रिलेशनशिप। फिर फ़िज़िक्स की मज़ीद ब्रांचेज जो हैं, चार ब्रांचेज यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं। कौन कौन सी, नंबर एक न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, नंबर दो हमने पढ़ी पार्टिकल फ़िज़िक्स, नंबर तीन हमने रिलेटिविस्टिक्स पढ़ी और चौथे नंबर पे हमने पढ़ी सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा कि भाई जो फंडामेंटल साइंसेज हैं उनके फ्रंटियर्स क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, तीन तादाद है, नाम लिखे, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, मिडल साइज वर्ल्ड, और उनकी एग्जांपल भी दी कि उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन से साइज के ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा होगा रोल ऑफ फिज़िक्स इन टेक्नोलॉजी या रोल ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी, ये हम पढ़ेंगे। और उससे नेक्स्ट जो है फिर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उनकी टाइप्स, फिर उसके बाद यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।